जल, जंगल और जमीन। अब आदिवासियों की। एमपी में पैसा एक्ट लागू, सियासत का मीटर भी चालू। पेशा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेशा के नियम लागू किए जा रहे हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, यह पेशा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यह नवासी आदिवासी ब्लॉक में लागू होगा। सामाजिक समरसता के साथ पेशा कानून के नियम हम लागू कर रहे हैं। जनजाति गौरव दिवस के मौके पर एमपी में पैसा एक्ट लागू हो गया है। पैसा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य बन गया है। बतौर राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के दौरे पर आई द्रौपदी मुर्मू ने पैसा एक्ट लागू किया। जाहिर है कि पैसा एक्ट लागू होने से प्रदेश के आदिवासी समाज को बड़ा फायदा होगा, लेकिन अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। पैसा एक्ट को लेकर कांग्रेस अपनी उपलब्धियां बता रही है। कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल भी पूछे हैं कि आखिर पैसा एक्ट लागू करने में बीजेपी को इतना समय क्यों लग गया। 18 वर्ष से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपकी नींद क्यों नहीं खुली? आज के बाद जो दिग्विजय सिंह ने इस एक्ट को बनाया है उसकी भाई 18 वर्ष से क्यों नहीं ली? केवल अनुसूचित जात के भाइयों को गुमराह करके, शासकीय धन का भारी पैमाने पर दुरुपयोग करके वोट कबाड़ने का काम किया जा रहा है। चूंकि मसला आदिवासियों से जुड़ा है तो इस पर सियासत होना लाजमी है। मध्य प्रदेश में एसटी की आबादी 21.5% है। अगर बात विधानसभा सीटों की करें तो 230 सीटों में से 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है, लेकिन करीब 90 सीटों पर एसटी असर डालते हैं, जबकि 29 लोकसभा सीटों में से एसटी के लिए 6 सीटें रिजर्व हैं। यही वजह है कि आदिवासियों को लुभाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जुटी हुई हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब भी दिया है। जनजातीय समाज के उत्थान और विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए भाषणबाजी नहीं हो रही है। उनके लिए हम जमीन पर क्या काम कर सकते हैं, ये पैसा एक्ट कानून लागू करने का दिग्विजय सिंह जी को 1997 में करना था। कमेटी बनी थी दिलीप सिंह भोइया के नेतृत्व में। कांग्रेस इस बात का जवाब दे, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और यात्रा लेकर के घूम रहे हैं। जरा बताएं कि आपकी सरकार थी उस समय ये कानून लागू होना था, आपने क्यों नहीं किया था? कभी आदिवासी वर्ग कांग्रेस का पारंपरिक वोटर माना जाता था, लेकिन 2018 के पहले तीनों चुनाव में बीजेपी ने इन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन 2018 में आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 30 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद से ही बीजेपी ने तय रणनीति के तहत जनजाति गौरव पर फोकस किया। फिर चाहे बात बिरसा मुंडा जयंती के नाम पर छुट्टी की हो, या उनकी याद में जनजाति गौरव दिवस मनाने की बात हो, या फिर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति करने की, बीजेपी ने आदिवासियों को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि 2023 के नतीजों से यह साफ हो जाएगा कि आदिवासियों ने किसका साथ दिया है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पैसा दिलाएगा हक। निश्चित तौर पर अगर आप समाज के किसी वर्ग के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो उसके बेटरमेंट के लिए, जो उसकी बेहतर जीवन शैली के लिए, जो उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए बहुत अपरिहार्य होता है, तो निश्चित तौर पर आपको उसका रिवॉर्ड, उसका पुरस्कार मिलता ही है। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में मिशन आदिवासी पर बहुत ज़ोर शोर से काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की निगाह से भी ये ओझल है, वो भी अपने तय काम कर रही है, वो भी पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन पैसा एक्ट लागू करने का फ़ायदा जहां आदिवासी वर्ग के लिए, क्योंकि जैसा जो आप और हम जानते हैं कि पैसा एक्ट एक ऐसा अधिनियम है जो आदिवासी वर्ग के उत्थान और उन्नयन के लिए डिज़ाइन है। और इसमें जिस तरह से आदिवासी समाज, उसकी ग्राम पंचायतों को बड़े फैसले करने का अधिकार मिलता है, जिसमें समर्थन मूल्य तय करने से लेकर अनेक सुविधाएं हैं, तो वो निश्चित तौर पर यानी आदिवासी समाज खुद अपने विकास की आधारशिला और नींव रखने में इस अधिनियम के माध्यम से प्रभावी हो सकता है। और इसके साथ ही बीजेपी को ये मौका भी मिला कि कांग्रेस की सरकारों के समय इस पैसा एक्ट को क्यों लागू नहीं किया गया, क्यों उससे बचा गया। ये तमाम,
क्योंकि जितना मौका बीजेपी को चुनाव के ठीक 1 साल पहले इस वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए बात करने का, इस अधिनियम को लागू करने से अवसर मिला है, इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी इस मौके पर शहडोल में मौजूद थी और अब भोपाल में हैं। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी कोशिश तो है ही आदिवासी समाज के लिए, लेकिन साथ ही कांग्रेस पर हमला करने का एक मजबूत हथियार भी बनता दिख रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द कोशिश रहेगी कि हमारी बातचीत घूमे। नंबर 1, क्या पैसा एक्ट आदिवासियों को लुभाने में मददगार साबित होगा? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगा पाएगी? सवाल नंबर 3, क्या 2023 के चुनाव में भी आदिवासी किंग मेकर बनेगा? निश्चित तौर पर अगर आप 47 सीटों की बात करें तो 230 में 47 सीटें कम नहीं होती, और ये 47 सीटें निश्चित तौर पर जो महाकौशल से आती हैं, मालवा निमाड़ से आती हैं, विंध्य से भी आती हैं और बुंदेलखंड से भी आती हैं। इन सीटों में एक बड़ी ताकत है और जो यहाँ अच्छा प्रदर्शन करता है वो सरकार बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाता है, और यही वजह है कि मिशन आदिवासी बीजेपी का ज़बरदस्त फोकस है और ये पूरे चुनाव तक और उसके बाद भी रहेगा। कांग्रेस की भी पूरी कोशिश है। जयेश जैसे संगठन जो निकले और जिनसे कांग्रेस की आत्मीयता की बातें सामने आईं, वो भी ये बताता है कि कांग्रेस एक दूसरे नज़रिए से भी एक समीकरण मध्य प्रदेश में गढ़ने की कोशिश कर रही है, जिसमें आदिवासियों के बीच काम करने वाले एनजीओ, सामाजिक संगठन और उसके साथ एक और वर्ग है जिसका वो इक्वेशन उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी खड़ा करना चाहती है। तो दोनों तरफ से समीकरणों को मजबूत करने की कोशिश। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं मनोज सैनी जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर। बहुत स्वागत है मनोज जी। हमारे साथ हैं प्रताप भानु शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता, पूर्व सांसद। स्नेहिल मुस्कान जो आश्वस्त करती है कि मौसम कितना ख़राब हो मुस्कुराहट नहीं छूटनी चाहिए, बहुत स्वागत है उनका। चिंतन में डूबे हैं गोविंद मालू जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। प्रवक्ता और उसके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो उनकी प्रतिक्रिया पहुंचे मुझ तक, और मुझे लगता है कि नमस्कार जी नमस्कार सर। बहुत बहुत समय बाद आपको सुनने का मौका मिला, अच्छा लगेगा आज आप हमारे साथ हैं। तो गोविंद मालू जी हमारे साथ रहेंगे। सबसे शरद आ गया है ना, शरद आ गया है। जी सर, शरद ही बैठा है सर, आपसे शरद ही रूबरू हो रहा है सर जी। और शरद ऋतु भी है सर, शरद ऋतु भी है सर। शरद आ गया। जी प्रणाम कर रहा हूं सर आपके स्नेह भाव को। मनोज जी, पहली टिप्पणी आपकी कि मिशन आदिवासी बीजेपी का, और जिस तरह से पैसा एक्ट के साथ तमाम चीज़ें हम मध्य प्रदेश में बहुत तेज़ी से घटते देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये आदिवासियों के जनजीवन को बदलने की तो एक कारगर कोशिश साबित हो ही सकती है, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी की जो वोट पॉलिटिक्स है उसके लिए भी बहुत मजबूत कदम है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वैसे भी जनजाति वर्ग को लेकर काफ़ी काम कर रही है, और बीते 1-1.5 वर्षों के यदि हम कार्यकाल को देखें तो इसमें राष्ट्रपति मुर्मू से लेकर ऐसी तमाम हम जिनकी जिक्र भी किया हमने अपनी खबर में, तो वो सब चीज़ें नज़र आती है। लेकिन जहाँ तक पैसा एक्ट की बात है तो ये उस आदिवासी वर्ग की तस्वीर, तकदीर दोनों बदल देगा। लेकिन इसमें कई तरह की चुनौतियाँ भी होगी आगे, क्योंकि अब अधिकार पैसा एक्ट के तहत, ये एक्ट एक तरह का अधिकार है, तो इसके अधिकार उन लोगों को मिलने वाले हैं जो जनजाति वर्ग के हैं। फलिया है, टोला है, ग्राम सभा है, ये सब वो लोग करेंगे जो ग्रामीण सभा बनाएंगे, एक ग्राम सभा के मार्फत अपने कानून को आगे बढ़ाएंगे। यानी आपको कहीं कोई मुकदमा भी दर्ज होता है तो इसकी जानकारी अब उस तक देना होगा। यदि खनिज का आवंटन भी करना है तो फिर वो ग्राम सभा के पास जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो बहुत ऐसे अधिकार है जो इस पैसा एक्ट के तहत आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में करीब 47 सीटें हैं जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, और पिछली दफ़ा यदि हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बड़ा एक नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को। 30 सीटें कांग्रेस के खाते में गई और करीब 16-17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई, और 89-90 सीट ऐसी है शरद जी जो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ती है। और सबसे बड़ा मतदाता देश के भीतर यदि कहीं है आदिवासी जनजाति का तो वो मध्य प्रदेश में है। तो दोनों ही दलों की नज़रें इस पर रही है, लेकिन कांग्रेस शायद किसी कारणवश इसको ना कर पाई। दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में एक कमेटी बनी,
दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया था, लेकिन वो सफल ना हो सके और उसको अमली जामा भारतीय जनता पार्टी ने पहनाया है। तो बीजेपी की नज़र निश्चित रूप से इस तरफ होगी, लेकिन इसके साथ साथ कई चुनौतियां भी आगे दिखाई देने वाली है, जिसको सरकार भी समझ रही होगी और कांग्रेस भी समझ रही है। प्रताप भानु जी, ये आदिवासियों के लिए एक अच्छा कदम है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा, कांग्रेस भी नहीं करेगी। आप भी कहेंगे कि ये एक अच्छा एक्ट है और हमारी भी कोशिश थी, लेकिन किन्हीं कारणों से चलिए नहीं हो पाया। लेकिन ये एक राजनीतिक हथियार भी है बीजेपी के पास अब एक, क्योंकि अगर कोई भी सरकार हो, आज आपकी भी सरकार होती तो आप भी यही कहते हैं कि पिछली सरकार ने तो इसको लागू करने का साहस नहीं दिखाया, हमने कर दिया। क्योंकि एक राजनीतिक लड़ाई में इस तरह के आरोप सामने आते ही हैं। तो अब आपको जवाब चुनाव के पहले इसका भी देना है कि अगर आप आदिवासियों के हमदर्द हैं तो आपकी सरकार के समय ये लागू क्यों नहीं हुआ। और दूसरा, पैसा एक्ट का स्वागत तो आप करेंगे जी। नहीं, पैसा एक्ट जो आया था कांग्रेस की सरकार में ही दिल्ली से केंद्र सरकार ने लागू किया था और ये 9 राज्यों के लिए किया गया था। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में नियम नहीं बन पाए, चर्चाएं होती रही, कमेटी बन गई, परंतु उससे बड़ा सवाल तो यह है कि 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या शिवराज सिंह को पैसा एक्ट लागू करने की याद क्यों नहीं आई। और जब राष्ट्रपति जी यहाँ मध्य प्रदेश का दौरा कर रही हैं, उस समय इस राजनीतिक, जैसा कि आप स्वयं कह रहे हैं, राजनीतिक हथियार, ये एक आदिवासियों के भलाई का, उनके स्वाभिमान का की रक्षा करने का, उनके जल, जमीन और जंगल की रक्षा करने का अधिकार देने वाला कानून है। इसका राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए, जो आज भाजपा करना चाहती है। आप यदि राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी का भाषण सुनेंगे तो उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश का नक्शा खींच दिया, जो मध्य प्रदेश के किसी नेता, किसी राजनेता के मुंह से मैंने आज तक नहीं सुना होगा। और उनको इस विवादास्पद उसमें लाकर कि वो हम लागू कर रहे हैं, कानून के नियम तो बनाए नहीं, कानून को लागू 18 साल में किया नहीं, और नियम उसके अंतर्गत ड्राफ्ट होते हैं, राज्य शासन को करना होते हैं। उन्होंने क्या उसमें होमवर्क किया है? क्या उनने क्या नियम बनाए, इसका कोई उल्लेख नहीं किया। घोषणावीर है शिवराज सिंह, उनने घोषणा कर दी और राष्ट्रपति जी के आने का उसका उपयोग करना चाहते हैं। भले यदि हम वास्तव में आदिवासी वर्ग, आपसे भी ये सवाल तो पूछा जाएगा प्रताप भानु जी कि आप क्यों कमेटीज बनती रही आपके यहाँ, जैसा आप दावा कर रहे हैं और जो सही है तथ्यात्मक रूप से, कि कांग्रेस की सरकार के समय 9 राज्यों के लिए इसको लागू करने की तैयारी हुई, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था। जी, मध्य प्रदेश भी शामिल था। लेकिन आप भी अगर आप ये आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं तो आप भी नहीं बच सकते हैं कि आप भी नियम समय पर तैयार नहीं कर पाए। हाँ, नियम हो जाना चाहिए था तैयार, शरद जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर कमेटी के कोई रिपोर्ट नहीं आई होगी। और मध्य प्रदेश में भी काफी विविधता है आदिवासी वर्ग में। कहीं भील ट्राइबल है, कहीं गोंड है, कहीं कोल है, कहीं रावत है। इन सबकी भावनाओं को और इनकी कल्चर को समावेश करते हुए ही वो नियम बनते हैं। इसी वजह से हो सकता है देरी हुई हो, मैं ये नहीं मानता, परंतु मध्य प्रदेश में जितने वर्ग के, उपवर्ग के आदिवासी वर्ग मध्य प्रदेश में है, मेरे ख्याल में भारतवर्ष के किसी भी प्रांत में नहीं होंगे। हमें उनका आदर करना चाहिए और एक राय से प्रभावी तरीके से इसको लागू करना चाहिए मध्य प्रदेश। अब आपका भी इसमें कंस्ट्रक्टिव सुझाव कांग्रेस के भी आने चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ भी कमलनाथ जैसे सीनियर लीडर हैं, तो निश्चित तौर पर, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक सहिष्णु और समावेशी दृष्टि के राजनेता माने जाते हैं भी वो, तो जरूर देंगे, कमलनाथ जी का पूरा सहयोग रहेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने बिना लाग लपेट के बात की है। गोविंद जी, कांग्रेस की तरफ से प्रताप भानु जी का कहना है कि आपने भी लंबा सफर ले लिया इसको यहाँ तक लागू करने में। दूसरा, उनका आरोप कांग्रेस की तरफ से प्रताप भानु जी का ये भी है कि नियम वगैरह अभी भी पूरी तरह फ्रेम्ड नहीं है, पूरी तरह उनकी तैयारी नहीं की गई है। इससे कोई असहमत नहीं है, वो भी इसका स्वागत करते हैं, कांग्रेस भी करती है और आश्वस्त भी करते हैं कि हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। एक बहुत अच्छा कदम है, सरकार को इसके लिए बधाई। लेकिन इन दोनों सवालों का जवाब भी दीजिए जो कांग्रेस की तरफ से प्रताप भानु जी ने उठाए। जी जी शरद जी, कानून बन जाए, नियम बन जाए, लेकिन उपयोग करने वाले को यदि उसका मर्म समझ ना आए और उसमें इतना
मादा ना हो, उस शिक्षा का स्तर ना हो कि वो उसका अच्छी तरह उपयोग कर पाए, तो वही होगा कि कानून किसके लिए बना और उपयोग कौन कर रहा है और किनके नाम से वो चलाया जा रहा है। पैसा एक्ट बनाया 1996 में दिलीप सिंह भूरिया जी की अध्यक्षता की कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशन की आदिवासियों के लिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। उसके बाद जनजाति क्षेत्रों में कई सारी योजनाएं केंद्र की आई कांग्रेस के टाइम की, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और अंततः धर्मांतरण की ओर प्रेरित होने के लिए मजबूर हुआ आदिवासी वर्ग, वहां की डेमोग्राफी बदल गई। अब सबसे पहली बात ये, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के साथ सबसे पहला काम किया कि उनको शिक्षित किया जाए, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, वहाँ की लड़कियों को शिक्षा दी जाए, उनको छात्रवृत्ति दी जाए, उनकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए, उनके लिए स्वाभिमान जागृत करना उनमें। तो हमने एकलव्य विद्यालय की संख्या 4 गुनी कर दी पिछले 10 सालों में, छात्रवृत्ति दुगनी कर दी केंद्र की सरकार ने भी, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने उनको साइकिल, लैपटॉप और कई सारी सुविधाएं दी, उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की योजना बनाई, और उनके जो उत्पाद है वन उत्पाद, उनको उनका समर्थन मूल्य देने का काम पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वो जो पहले 12 उत्पाद हुआ करते थे उसको 7 गुना बढ़ाया है केंद्र की सरकार ने, और उन उत्पादों को बढ़ाने के लिए एक देवारण्य योजना भी प्रारंभ की ताकि वन उत्पाद भी बढ़े, औषधि भी बढ़े, औषधि का एक बोर्ड बनाया गया। ऐसे कई सारे काम आर्थिक उन्नयन के किए, विस्तार के किए, उनको सक्षम बनाने किए। जब स्वावलंबी होंगे, जंगल जमीन का अधिकार वो कि उसकी परिभाषा जान पाएंगे। उसके अलावा ग्राम सभाओं का जो गठन होगा, उनका सशक्तिकरण कैसे होगा, जब उसमें समझदार लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे। अनुसूचित जाति वर्ग के क्षेत्र में पंचायती राज के संबंधित जो अधिकार हैं वो जब वो समझेंगे तो पैसा एक्ट लागू हुआ। कांग्रेस तो कह रही है, कांग्रेस ने तो 60 साल में उनकी सरकारें रही केंद्र में और प्रदेश में, अनेकों प्रदेश में, लेकिन आदिवासी जस का तस खड़ा है। भोला भाला आदिवासी ठगा गया, भारत की डेमोग्राफी बदल गई। आदिवासी जो अंचल थे, वनांचल थे कई सारे, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वांचल के कई सारे भानु जी का ये भी कहना है गोविंद जी कि आपने भी लंबा वक्त ले लिया, बात होना पड़ा और वहां की डेमोग्राफी बदल गई। कांग्रेस ने यह किया कि उनकी संस्कृति का संरक्षण नहीं किया। जी वन अधिकार नियम 2006 में बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 64 लाख हेक्टेयर जमीन उनको पट्टे के रूप में दी। तो भारतीय जनता पार्टी वास्तव में आदिवासी को वोट बैंक नहीं समझती, उनके उन्नयन और विकास, उनको अधिकार देने का काम, उनके संस्कृति की रक्षा, उनके जो भी बड़े महापुरुष संत हुए हैं जो उनको ईश्वर के रूप में मानते हैं, उनकी भी उनकी गरिमा की स्थापना और उनके बारे में लोगों को जानकारी लगे कि क्या किया है। ये सब काम किए, मल्टी डायमेंशनल काम आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। बातों में किया है मालू जी। चलिए इसका जवाब सवाब चलता रहेगा। मुझे ये भी समझाइए ज़रा कि निश्चित तौर पर आदिवासी समुदाय एक तो जिस तरह से अपनी क्या हम सब की जल, जंगल और ज़मीन से उसका जिस किस्म का एक रिश्ता रहा है वो सीखने लायक है। हमारी तवज्जो उस तरफ भी होनी ही चाहिए, होती भी है, लेकिन कई बार बहुत सारी चीज़ें पीछे, कितना पानी का उपयोग करना है, कितना वृक्ष का उपयोग करना है, कितना वनोपज का उपयोग करना है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना है, ये हमें सिखाया है वनवासी समुदाय ने, लेकिन हमने नहीं सीखा। बरा वो एक अलग विषय है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि पूरा इलेक्शन कैंपेन जो बीजेपी का होगा वो बहुत एग्रेसिवली इस बात को ज़मीन तक पहुंचाने पर होगा कि पैसा एक्ट देख लीजिए, रानी कमलापति जैसे जो चरित्र इतिहास के पन्नों में शायद कहीं दब गए थे, हम उनको उभार कर लेकर आए हैं, बिरसा मुंडा की बात करें या फिर हमारे टंटिया भील की बात करें मध्य प्रदेश के, या गुंडाधुर की बात करें जो छत्तीसगढ़ के हैं, ये तमाम चरित्र भी अब जो है बीजेपी बहुत एग्रेसिवली जनता के बीच ले जाएगी। तो इस बार का जो इलेक्शन कैंपेन है बीजेपी का, उसमें मिशन आदिवासी बहुत ताकत से नजर आएगा। निश्चित रूप से, और उस तैयारी तो उसी बात की है, क्योंकि जैसा हम पहले भी जिक्र किए 2018 में जिस तरह के परिणाम आना चाहिए था वो नहीं आए। लेकिन ये भी सच है कि आदिवासी जो वोट बैंक माना गया, जिसे वोट बैंक कहा जाता था, वो कांग्रेस का लंबे अरसे तक रहा।
एक नाम चला करता था इंदिरा जी का नाम, इंदिरा जी के नाम पर तमाम आदिवासियों का क्या उस समय हम लोग कवर किए तो देखा है, तो वो चीज़ें एक अलग रहा करती थी। लेकिन अब चीज़ें बदली है, अब हर व्यक्ति अपना अधिकार चाहता है। जल जंगल जमीन के अधिकारों की बात लंबे अरसे से होती रही, कई तरह के आंदोलन होते रहे, लेकिन आंदोलन का लाभ कितना मिला? पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ये दिखाना चाहेगी, बताना चाहेगी कि हम वो सरकार है, केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, हमने जो कहा वो किया। बिरसा मुंडा की आप अभी 4 तारीख को फिर एक बड़ा कार्यक्रम आपको महू में दिखाई देगा। ये वही स्थान है महू जहां पर राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले शायद भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं कि किस तरह का कार्यक्रम कर दिया जाए जिसमें बिरसा मुंडा जी की जो पुण्यतिथि है उस पर बहुत सारे लोग अलग अलग उपयात्राएं लेकर पहुंच रहे हैं। 4 जगह से उपयात्राएं पहुंचने वाली, तो 2023 की पहले एक अलग रणनीति के तहत ही भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे बढ़ेगी। लेकिन शरद जी ये भी समझना पड़ेगा कि जयस भी कहीं ना कहीं कुछ दिखाई दे रहा। आज भी एक घटनाक्रम देखने को मिला जो चिंता भी बढ़ाता है और अलग तरह की एक राजनीति की तरफ इशारा भी करता है, जिसमें रतलाम में सांसद को रोक लिया जाता है। अब वो उसके पीछे क्या घटनाक्रम रहा वो जांच के विषय होंगे, लेकिन इन सबको जोड़कर जनजाति आदिवासी को जोड़ते हुए देखना पड़ेगा। और हमें लगता है सरकार के सामने ये चिंता भी है और आगे की रणनीति कैसे बढ़ाई जाए, शायद इसीलिए ये पैसा एक्ट दिखाई दे रहा है। पर इसका लाभ मिलने वाला, अब लाभ लेने वाले किस तरह लाभ लेंगे, जैसा उपयोग दुरुपयोग दोनों होते रहे, वो जरूर कहीं और दिखाई प्रताप भानु जी, कांग्रेस की जो हमने स्ट्रैटेजी देखी 2018 में भी, वो स्ट्रैटेजी अपने मेरिट्स से ज़्यादा इस पर टिकी हुई थी कि अगर सत्ता में एक लंबा समय बीजेपी को हो चुका है, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, तो सत्ता में रहने की वजह से जो तमाम बातें होती हैं उन चुनौतियों का फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। यानी आप मूल रूप से आपका पूरा इलेक्शन कैंपेन पहले का डिपेंड था कि अगर बीजेपी की तथाकथित खामियां हैं तो उनका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। इस चुनाव में भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, राजनीतिक प्रेक्षक ये मानते हैं कि आप काफ़ी हद तक इस पर निर्भर कर रहे हैं कि बीजेपी की जो चुनौतियां हैं उनका फ़ायदा आपको मिलेगा। इसके बीच में अगर बीजेपी इस तरह के मुद्दे उठाती है, आदिवासियों के बीच में ताकत से जाती है, समाज के दूसरे वर्गों को भी उनके मन को छूने की कोशिश करती है, आपके लिए चुनौती बढ़ेगी सर? चुनौती तो चुनाव में हमेशा रहती है शरद जी। जी। और आदिवासी वर्ग के लिए कांग्रेस ने हमेशा काम किया है, चाहे वो तेंदुपत्ता के बोनस देने की बात हो, चाहे तेंदुपत्ता के और जंगल की जो वन उपज है उसका डिविडेंड देने की, उसको सहकारिता के माध्यम से आदिवासियों के परिवार तक पहुंचाने की बात हो। ये भाजपा का प्रोग्राम नहीं था, ये कांग्रेस का था। उस समय भाजपा क्या कर रही थी मुझे याद है, ये आदिवासियों के घरों में, गांव में जाकर त्रिशूल बांट रहे थे। उनके लिए आमदनी बढ़ाने के लिए या पैसा एक्ट लागू करने के लिए। पैसा एक्ट की तो परिभाषा ही नहीं जानते थे, एक्ट में क्या प्रावधान है, जंगल, जमीन और जल क्या है ये भी नहीं जानते थे। त्रिशूल बांट रहे थे वहां जा जाके, मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि कैंपेनिंग में मैं भी कहीं ना कहीं शामिल हुआ था। यदि संविधान में संशोधन करके संविधान में हमने आरक्षण दिया, चुनाव लड़ने के लिए अधिकार दिए आदिवासी वर्ग। चलिए वक्त कम है, एक जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। सब कंपोनेंट प्लान दिया तो वो कांग्रेस ने दिया। और आज भी यदि आदिवासी वर्ग का पारंपरिक रुझान है, झुकाव है, कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस ने बोलिए गोविंद जी, काम किया। वक्त कम है मेरे पास, बोलिए जी गोविंद जी। प्रताप भानु जी, कांग्रेस ने तो उनको ईसाई मशीनरियों के पास, साहूकारों के पास चरागाह के रूप में छोड़ दिया था। ये वनग्राम को राजस्व ग्राम में बदलने के लिए आप लोगों ने कभी प्रयास क्यों नहीं किए जो हमने किए? क्योंकि उनकी कैसे उनको वहां पर वनोपज का उपयोग करें, वो अपनी भूमि में से जल जंगल जमीन की बात हमने नहीं, उमा भारती की सरकार जब 2003 में ही तब से हम कर रहे हैं और तब से हमने उस ग्रामीण क्षेत्र के और खास करके आदिवासी क्षेत्र अलग नहीं था, ग्रामीण क्षेत्र का आप बातें कर रहे हैं, इसमें कोई काम किया। राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन का क्या हाल हुआ ये हम सब जानते हैं, किस तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया आपके यहाँ का अनुदान। और हमने 4 गुना, केंद्र की सरकार ने 4 गुना हमारा पैसा, जो 21,000 करोड़ था उसको 88,000 करोड़ रुपए किया, 4 गुना से ज्यादा बढ़ाया अनुदान। तो हमने पैसा भी दिया, वहां विकास भी किया और उनके सांस्कृतिक जो उनके प्रतिमान थे उनका भी संरक्षण करके। आप त्रिशूल बांटने की बात करते हैं, आप लोगों ने तो क्रॉस बांटवा दिए थे, आप हमको त्रिशूल की बात बोल लीजिए प्रताप क्रॉस करने के लिए त्रिशूल बांटना पड़ रहा है। आपको पता है कि आप कहां से आए हैं,
आप ये ईसाई मस्जिदों के चक्कर मत रहे। बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। क्रॉस बंटवाने के लिए आपकी सरकार ने और आपकी नेता ने आने के बाद में तो ऐतिहासिक काम किया इटली से। आपने बांध किस तरह से फंडिंग आई है, देखिए इटली से किस तरह की फंडिंग आई है। पूरे पूर्वांचल को आपने आग के हवाले कर दिया है, भारत से टूट कर जाने वाला है ये पूर्वांचल। चलिए चीन के पास वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है। इस पर एक बार हम और बात करना जरूर चाहेंगे। आप दोनों बहुत सीनियर लीडर्स हैं, बहुत अच्छा लगेगा इस पर और गंभीरता और गहराई से चर्चा करना। प्रताप भानु जी बहुत धन्यवाद, गोविंद जी बहुत धन्यवाद, मनोज जी बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा विषय है जो आदिवासी जनजीवन से तो जुड़ा है, लेकिन उतना ही जुड़ा है आदिवासियों के जो अभिन्न संबंध प्रकृति के साथ हैं। इसलिए वनवासी को वो हर सुविधा मिलनी चाहिए जो उसके स्वाभाविक और नेचुरल और प्रकृति से जुड़े जीवन के संरक्षण के लिए आवश्यक है। क्योंकि अगर वनवासी रहेगा तो ये संसार रहेगा। और इसके साथ ही निश्चित तौर पर वोट की राजनीति अपनी जगह रहेगी ही। बीजेपी अगर ये सारी कवायद कर रही है तो इसमें समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग का सर्वांगीण विकास और ऑलराउंड डेवलपमेंट की सोच तो है ही, लेकिन उसके साथ वोट की भी सोच है जो चुनावी राजनीति का एक अहम हिस्सा है। इसको किसी और दृष्टि से न देखकर इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वेलफेयर की तमाम योजनाओं के पीछे वोट का नज़रिया कभी ओझल नहीं होता है। लेकिन यहाँ कितना आगे बढ़ेगा 2023 बताएगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सियासत का सेमीफाइनल। नमस्कार।